देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पुणे में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कॉन्क्लेव को वो संबोधित कर रहे हैं। हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं। पीयूष गोयल जी ने कहा, साहब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, शरद पवार का निर्णय है। वो कह रहे हैं दूध का पाउडर इंपोर्ट होगा। कंफ्यूजन में मत आइए। वो सर्कुलर कर गए थे, 10 साल में 1 किलो दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और अगले 5 साल तक 1 ग्राम भी दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं होगा। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर देता, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर जाता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? घर घर जाकर इस झूठ का जवाब देना है, पर्दाफाश कराना है। ये झूठ भी बोलेंगे, भ्रांति भी फैलाएंगे, अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहता हूं, अपने आप को इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए। अपनी जगह कमल के हित को केंद्र में ला दीजिए। एक एक कार्यकर्ता कमल को समर्पित हो, एक एक कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करे, और एक एक कार्यकर्ता अपने साथी को जिताने के लिए भाजपा से भी ज्यादा परिश्रम करे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? ऐसे नहीं चलेगा भाई। मैं बनिए का बेटा हूं, गारंटी के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे जरा जोर से बताइए, युति को जिताने के लिए जोर लगाएंगे? भाजपा का हर प्रत्याशी हमसे बढ़कर हम परिश्रम करेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, ये चुनाव का परिणाम उनकी भ्रांतियों का जवाब। एक बार महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हम जीत लेते, ये राहुल गांधी का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। पूरे देश में जोम बढ़ने की जिम्मेदारी मेरे महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकर्ताओं में। आप मुझे बताओ भाई, पूरे देश को फिर से एक बार 14 से ज्यादा जोश में लाना है या नहीं लाना है? अरे जोर से बोलो, लाना है नहीं लाना है? इसका एकमात्र रास्ता है, इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विजय महाराष्ट्र में पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने का काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी भाइयों बहनों आपकी। भाइयों बहनों, ये जो बात करते हैं महाराष्ट्र के विकास की, जवाब लेते हैं। मैं आज शरद पवार को पूछने आया हूं, पवार साहब 10 साल तक आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। 10 साल तक आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? जरा हिसाब लेकर आइए। 10 साल में क्या दिया? झूठे वादों के अलावे आपने कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, यूपीए के 10 साल में महाराष्ट्र को केंद्र से 1,91,000 करोड़ मिला था। सिर्फ 1,91,000। कितना मिला था? जरा जोर से बोलो तो, और जोर से बोलो, घर घर जाकर बताना है कितना मिला था। 1 मिनट, कितना मिला था? फिर से बोलो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 14 से 24 में 10,00,000
5,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने। और पवार साहब, अगर हिसाब पे भरोसा नहीं है तो पुणे का कोई चौराहा तय कर दो, हमारा मुरली माहौल हिसाब लेकर खड़ा हो जाएगा, पाई पाई का हिसाब। मैं आज भाइयों बहनों 10 लाख करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं। 10 लाख करोड़ का। ना उन्होंने मुंबई के लिए किया, खुद नासिक के लिए किया, ना पुणे के लिए किया, ना नागपुर के लिए। चारों शहरों का विकास अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमने रोडवेज के लिए 75,000 करोड़ दिया, रेलवे के लिए 2,10,000 करोड़ दिया। ये रेलवे मंत्री यहां बैठे, जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। और 1 लाख करोड़ का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मैंने 10 लाख करोड़ में नहीं गिना है। और 4,04,000 करोड़ एयरपोर्ट के विकास के लिए दिया। 6 लेन का अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नया सेवा अटल सेतु का उद्घाटन हुआ। 11,000 करोड़ का पालखी मार्ग बना। रेलवे के 5800 किलोमीटर के 34 नए प्रोजेक्ट आए। 561 करोड़ से महाराष्ट्र में 9 एयरपोर्टों का रिनोवेशन हुआ। मत्स्य पालन के लिए, सिर्फ मत्स्य पालन के लिए 2600 करोड़ रुपया और 1,80,000 मछुआरों के लिए बड़े बड़े मत्स्य केंद्र बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और पवार साहब, आप कहते हो कि आपने विकास किया। ये महाराष्ट्र के सहकारी साकर कारखाने, महाराष्ट्र के किसानों का समृद्धि का राजमार्ग। 10 साल तक पवार साहब आप कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री थे। 10 साल तक 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स का प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाए थे। मैं सहकारिता मंत्री गया, मोदी जी के पास फाइल लेकर गया। 1.5 मिनट में 10,000 करोड़ का साकर कारखानाओं का काम नरेंद्र मोदी। आप जो 10 साल तक नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 1.5 साल में किया। महाराष्ट्र सरकार ने भी नया बजट पारित किया। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया। और देवेंद्र फडणवीस ने माझी लाड़की बहन कर हर बहन को 1,500 रुपया हर महीने भेजने की शुरुआत। अब पवार साहब कहते हैं इसमें नया क्या है। मैं भी मानता हूं इसमें नया क्या है, तो आपने क्यों नहीं किया भला बताइए। आपने करना चाहिए था ना। अब चिंता मत करो पवार साहब, महाराष्ट्र की जनता आपको करने का मौका भी नहीं देने वाली है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। और ये खटाखट 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 याद आता है ना, आता है या नहीं आता है। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश की जनता ने तो खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट पर भरोसा नहीं किया, मगर आपके पास राज्य सरकारें हैं। कर्नाटक में है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, 3 तो बची ही है। तो वहां खटाखट भेज दीजिए ना पैसा भाई। भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। मैं तो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल की बहनों को कहना चाहता हूं, एक खटाखट का डिमांड खड़ा करिए। अरे छोड़िए राहुल बाबा, आपकी सरकारों का एजेंडा देख लीजिए। तेलंगाना और कर्नाटक में और हिमाचल में 1/3 एजेंडा भी आप पूरा नहीं कर पाए। और मोदी सरकार ने 14 के एजेंडे में से एक भी बात बाकी नहीं है। और 19 के एजेंडे में सिर्फ 3% बात बाकी। भाइयों बहनों, ये हमारा काम करने का पद्धति है। हमने यहां पर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम देवेंद्र जी ने किए। एनडीए की सरकार में समृद्धि राजमार्ग, मुंबई कोस्टल रोड अटल सेतु, मुंबई नागपुर और पुणे में मेट्रो,
जलयुक्त शिवार, कृष्णा भीमा स्थिरीकरण, तेंबूर मैसाल जैसी योजनाओं को हमने पूरा करने का काम। और मैं बहुत तटस्थता के साथ कहना चाहता हूं, 14 से 19 का कार्यकाल देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के इतिहास में विकास के लिए हमेशा जाना जाएगा। ये हमारी कार्य संस्कृति है। जब हम आते हैं तो हमारी पार्टी और हमारा नहीं सोचते हैं। हम आते हैं तो गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का सोचते हैं। और ये काम हमने महाराष्ट्र में भी करा कर देखा, बताया है, और देश में भी कर अभी मोदी जी आए थे 13 जुलाई को 30,000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी को कर दिया। भाइयों बहनों, ये हमेशा बाबा साहेब का नाम लेते हैं। मैं अभ्यास के आधार पर कह सकता हूं, बाबा साहेब आंबेडकर की अवगणना और अपमान जितना कांग्रेस ने किया है, इतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। ये बात हमने घर घर जाकर बतानी है। और बाबा साहब से जुड़े हुए 5 तीर्थ बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और किसी ने नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी थी तब नहीं मिला। संविधान दिवस मोदी जी ने बनाया। महाराष्ट्र, गुजरात में थे तब संविधान की 26 जनवरी को यात्रा निकाली थी, और बाबा साहब के याद में भव्य स्मारक दिल्ली में भी बनाने का काम किया। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको फिर से एक बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। देश भर में दशकों से जड़ लगाकर बैठे हुए नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर खड़ दी। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, आप महाराष्ट्र की जनता को बता सकते हैं, 2 साल के अंदर ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। और भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने तुष्टीकरण की जगह सबको न्याय का सूत्र अपनाते हुए देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कई सारे फैसले लिए, और मैं इसका साक्षी हूं। मैं आपको आपके जैसे कार्यकर्ता के नाते बताता हूं, देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी, याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो, और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और भाइयों और बहनों, मैं यहां पर अंत में अपील करने के लिए, मैं छोटा था तब मेरी माताजी मुझे गीता समझाती थी। गीता में उन्होंने कहा कि दोनों ओर सेनाएं लगी थी, और श्री कृष्ण ने इस श्लोकों का चखीरा के माध्यम से अर्जुन के विषाद को समाप्त करने का प्रयास किया। बाल सहज कुतूहल से मैंने मेरी माँ को पूछा कि दोनों ओर सेनाएं लगी है, नगाड़े बज रहे हैं,
तुतारी बज रही है, दंदूभी बज रहे हैं, हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, और इसमें इतना बड़ा उपदेश कैसे दिया होगा? तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि पूरी गीता श्री कृष्ण ने नहीं पढ़ी होगी, शायद श्री कृष्ण ने इतना कहा होगा, अर्जुन स्मृति को तेज करो, जीवन भर मैंने जो उपदेश दिया है उसको आत्मसात करो और धनुष बाण चढ़ाओ और कौरवों का संहार करो। आज मैं यहां आया हूं तब मेरे सामने रामबाबू जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बैठे हैं, वरिष्ठ नेता भी बैठे, जो चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं। मुझे चुनाव के गुर आपको नहीं सिखाने हैं। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, पूरा जीवन हमारे पुरखों ने, हमारे वडीलों ने जो हमें सिखाया है वो याद करें। राष्ट्र प्रथम, मुझसे पहले मेरी पार्टी और मेरी पार्टी से पहले मेरा देश, इस सूत्र को हम आत्मसात करें, एकत्र आए, एकजुट हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करें और सबसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, प्रदेश भर में गांव गांव, घर घर, नगर नगर, महानगर तक जाकर ये बात पहुंचाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचाएंगे? कमल को जिताएंगे, साथियों को जिताएंगे, महाराष्ट्र को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। फिर से एक बार महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।